9 घंटे जाम में जूझती आम जनता को समय पर नहीं मिली मंजिल और घर। मेरी यह समीक्षा केवल छात्रों के लिए है। इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में नौकरी करता घर परिवार चलाने के लिए सेक्टर 37 में घर है। 3 घंटे दिल्ली में यहाँ आने में लगे। अब लोग यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे हैं। विशाखापट्टनम से सेक्टर 62 कंपनी में दस्तावेज जमा करने के लिए आए थे। पूरे रास्ते पैदल चला हूँ, कोई वाहन नहीं मिला। रास्ता खुले तो यहाँ से वापस लौटने का इंतज़ार हो। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। ये देखिए जाम का क्या बुरा हाल है। नोएडा 60 सेक्टर के पास NH 9 की तरफ जाने वाले मार्ग पर लगे जाम में फंसे वाहन। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जाम है। नोएडा गाज़ियाबाद से दिल्ली जाने वाले हाईवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में प्रदर्शनकारियों ने घंटों कब्जा जमाए रखा। 10 किलोमीटर से अधिक लंबे जाम में फंसे लोगों को सड़कों पर पैदल सफ़र करना पड़ा। लंबे जाम के कारण कोई भी नौकरी पेश व अन्य समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सके। करीब 7 घंटे तक वाहन एक दूसरे से सटकर खड़े रहे। बीमार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सेक्टर 62 के मुख्य सड़क और फोर्टिस अस्पताल रोड पर करीब 5 घंटे का जाम रहा। सेक्टर 60, 59 से 84 तक के जोड़ने वाली सड़कों पर जाम में फंसे लोग परेशान रहे। सेक्टर 62, 63 चौराहे पर बैठकर श्रमिकों के प्रदर्शन करने से यहाँ भी करीब 4 घंटे यातायात प्रभावित रहा। दिल्ली नोएडा माने जाने वाले मार्ग बुरी तरह प्रभावित हुए। सेक्टर 16 के मुख्य सड़क, सेक्टर 18 की आंतरिक गलियां, दादरी रोड और मेट्रो लाइन के नीचे सड़क पर लोग 4 से 5 घंटे तक फंसे रहे। जाम में पूरा शहर बदहाल रहा। शहर की आंतरिक सड़कों पर जाम की स्थिति रही। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को बंद कर वाहनों को लौटाया। वाहन चालक कई घंटों तक अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों को तलाशते रहे। सेक्टर 63 में प्रवेश, सेक्टर 61, 62 की आंतरिक सड़कें, मेट्रो लाइन से जुड़ी सभी सर्विस लेन, DME और फेज़ 2 सर्विस रोड और NH 9 से फेज़ 2 जाने वाली सड़क के प्रवेश पॉइंट जाम में फंसा रहा। फेज़ 2 के ब्लॉक C, D, E की अधिकांश छोटी सड़कें और सेक्टर 60 के पीछे की लेन का वैकल्पिक उपयोग करने से जाम लगा। ऑफिस जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसकर बेहाल हो गए। कई लोगों ने गाड़ी छोड़कर पैदल निकलने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया। दिन भर शहर में जाम की स्थिति रही। लोगों ने अपनी परेशानियां और मजबूरियां बताते हुए आगे जाने के लिए अनुरोध भी किया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने आम जनता की नहीं सुनी। यूपी में मजदूर आंदोलनों के पीछे राजनीतिक हाथ का संदेह। मजदूरों और उद्योग दोनों को मिलनी चाहिए सुरक्षा। देखिए, मुझे तो इसमें बाहरी तत्वों का मुझे पूरा अंदेशा लग रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की इस वक्त लड़ाई चल रही है और इसमें उसकी वजह से कई कंपनियां प्रभावित हो रही हैं और उसी में ही मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, तो वेतन बढ़वाने की जो है डिमांड बढ़ रही है। एक तरफ तो दंगा हो रहा है जिससे कि स्टॉक मार्केट पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है, ऊपर से कोस्टल रीजन एरिया नहीं है, तो जो भी इनकम हो रही है वो सब पेट्रोल डीजल में जा रही है और सुरक्षा में जा रही है। बचे खुचे वर्कर भी जो है पूरी तरह से व्यावसायिक नहीं है कि वो पूरी तरह से कंपनी पर डिपेंडेंट है। ऊपर से वेतन बढ़ाने की मांग चल रही है। तो कहने का मतलब हर परिस्थिति उल्टी है, और जब ये हर परिस्थिति उल्टी हो जाती है ना, तो ऐसी स्थिति में मामला गड़बड़ हो जाता है। सरकार को इन कंपनियों को पैसे दे करके चलाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या फ़ायदा है ऐसी स्थिति का। देखिए, जाम की स्थिति ये है
अब इसमें ज़्यादातर लोग जो है मेट्रो से सफ़र करेंगे, लेकिन जाम इस तरह से करा हुआ है कि व्यक्ति सड़क पे ही फंस जा रहा है और प्रदर्शनकारियों ने सब करा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जनता अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेती है और सरकार भी ऐसी स्थिति में डमाडोल होकर के वो शांत बैठ जाती है। फिर स्थिति को धीरे धीरे करके जब जनता सुस्त हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे सरकार उसको अब नई पटरी पर लाएगी। तो उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में वेतन बढ़ोतरी समेत सामाजिक सुरक्षा के कई बिंदुओं को लेकर मजदूरों के आंदोलनों एवं उग्र प्रदर्शनों ने केंद्र सरकार तक को सतर्क कर दिया। दरअसल हरियाणा से शुरू हुई आग उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। हरियाणा के सटे राजस्थान में इक्के दुक्के स्थानों पर छिटपुट घटना हुई होकर फिलहाल स्थिति शांत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम वेतन देश में सबसे अधिक है और लपटें यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। देखिए, राजधानी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन है तो उसका कारण है कि राजधानी में जो है हर सामान आसानी से बिक जाता है, यानी कि परचेसिंग पावर जब बढ़ जाती है तो हर चीज़ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन बाकी जगह क्षेत्रों में, जैसा कि अभी आपको पता है कि ये कोस्टल रीजन एरिया है नहीं, यहाँ पे नदी को तो नाला बना दिया है और सारा का सारा व्यापार जो है पेट्रोल डीजल बेस हैगा। और पेट्रोल डीजल बेस होने की वजह से जहाँ से व्यापार होर्मुज बंदरगाह से बाहर निकलता है सामान, तो वहीं पर उसने बैन लगा रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या व्यापार होगा और क्या इसमें तेल की स्थिति रहेगी। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या कंपनियां कमाएंगी और क्या ही वो वर्करों को देंगी। बचा खुचा समय ये जो मार्च अप्रैल का है, इसमें सैलरी बढ़ती है, जैसा कि मैं भी जानता हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या तो वो कंपनियाँ टिकेंगी और क्या ही वो माल बेच पाएंगी। तो सबसे अच्छा इसका एकमात्र तरीका मैं तो समझता हूँ ये है कि जो भी वर्कर दंगा कर रहे हैं उन ग्रुप को व्यवसायी बना दो। तो मतलब उनको एक छोटे टिप्स या छोटे जैसे कि लोन जैसी सुविधा, जिससे कि वो एक अच्छा सा व्यापार बना सके, इस तरह की अगर उन्हें सुविधा दे दो ताकि वो किसी तरह से ग्रुप टूटे। और ग्रुप टूटने के बाद जब वो व्यवसाय के फील्ड में घुसेंगे ना, तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि भैया हाँ, हमने दंगा करके कितनी बड़ी गलती करी। और ऐसे को मत देना बिल्कुल कि जो कि दंगा करने में हिंसक प्रदर्शन के सिचुएशन में बन गया है, तो पता चला कि उसने पूरा नाश ही कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस जगह की बुद्धि नाश हो जाती है ना, तो वहाँ पर व्यापार या लक्ष्मी वैसे ही नहीं आती है। जहाँ जब सरस्वती आती है ना, तो उसके पीछे पीछे लक्ष्मी अपने आप आती हैं। तो कह रहा है कि दिल्ली की न्यूनतम वेतन में सबसे अधिक है और इसकी लपटें यहाँ तक नहीं पहुँची। लेकिन गर्माती राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं माना जा सकता। ऐसे में भाजपा के लिए परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि ये चारों राज्य भाजपा शासित हैं। लिहाजा अगर ज़रूरत महसूस हुई तो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से केंद्रीय स्तर पर इन राज्यों की बैठकें करके स्थिति को संभालने की कोशिश होगी। अब ये जो दंगा है ना, ये सरकार मतलब केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी के लिए बड़ी दंगे की स्थिति है। और बीजेपी भी इसमें क्या कर सकती है। मैंने आपको बताया ना, व्यापार का जो मेन फंडा है उसी पे ही सब कुछ हो रहा है, और वो ही अगर प्रोवाइड नहीं करवाया जाए तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल क्या कर पाएंगे। राजनीतिक दल अपनी स्थिति को संभालें, इस प्रकार से संभालें कि जो व्यक्ति दंगा कर रहा है या धरने पे बैठा हुआ है उसको इस प्रकार से करे कि वो किसी भी तरह से व्यावसायिक पद्धति में आए। जब वो व्यावसायिक पद्धति में आएगा ना, तो वो समझेगा पैसे की कीमत और समय की कीमत समझेगा, और उसके बाद से ही वो उसमें सुधार कर सकता है। जब वो सुधार करेगा तभी जा कर के उसे पता चलेगा कि हाँ भाई, हमने गलती करी थी। और हरियाणा के मानेसर में कुछ दिन पहले हुए मजदूर आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर स्थिति संभाल ली। यूँ तो यह सबसे आसान रास्ता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि वर्तमान हालत में जब पश्चिमी एशिया की स्थिति के कारण काफ़ी अस्थिरता है, तो इसका कोई पता नहीं कि हालत कब सामान्य होंगे। और कोई भी कदम व्यापक विचार विमर्श के बाद ही उठाना चाहिए, खासकर ऐसे मामलों में जहां जब दायरा राज्य से बाहर भी हो जाता है। हरियाणा सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने से पहले
ना तो मजदूर संगठनों से बात करी है और ना ही केंद्र सरकार से बात करी है। अब ये देखिए, ना तो उन्होंने केंद्र संगठन से बात करी है और ना ही मजदूर संगठन से बात करी है। तो उसमें क्या न्यूनतम वेतन बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, उसमें कोई गारंटी देने को राज़ी नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो ना कि अधर में लटकी सरकार, सरकार भी अधर में लटकी हुई है और मजदूर वर्ग भी अधर में लटके हुए हैं। मजदूर धरना दे के बैठे हुए कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, और सरकार अधर में बैठी हुई कि अभी तो मेरी बातचीत ना हुई है, अभी तो मैं बात को रख रहा हूँ। तो ये कैसे कह सकता हूँ कि अभी बात रखना और उसे फॉलो करवाने में कितना अंतर है। इससे अतिरिक्त बोझ और बढ़ेगा, अतिरिक्त बोझ और बढ़ेगा, और साथ ही साथ उस पर तो अतिरिक्त बढ़ेगा सरकार, जो कंपनियां होंगी उस पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में जब युद्ध की स्थिति बन रही है, तेल का जो है दाम इतने बढ़े हुए हैं कि कुछ व्यापार होने के चांस बिल्कुल कम हो रहे हैं। तो सबसे अच्छा रहता कि वो कंपनियां जो उस काम को कर रही हैं, पब्लिक को व्यावसायिक रूप से इस प्रकार से कन्वर्ट करे कि वो पब्लिक प्रोडक्शन अच्छा बना सके, अपना नया तरह का प्रोडक्शन बना सके, उसका उपयोग जो है जन योजनाओं में किया जा सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी इस प्रकार का जो दंगा कर रहा है उसे इस प्रकार से टेंड कर दिया जाए, ताकि उसी नौकरी पेशों को व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट कर दे। नौकरी जिस प्रकार से करवाई जा रही है, ये एक तरह का ड्रग्स का नशा दिया जा रहा है कि व्यक्ति उभरे नहीं। आप ये बात को समझिए कि हमारे देश में नौकरी के पीछे भागते हैं, जबकि विदेशों में नौकरी के पीछे नहीं भागा जाता है, वहाँ पर वो व्यवसाय के पीछे भागते हैं। कारण है उसका क्योंकि वहाँ की मानसिकता अलग और हमारे देश की मानसिकता अलग। हम लोग सारे के सारे जो है ना वर्कर की पोजीशन में रहना चाहते हैं और उसी में जितना सुविधा मिल गया उसी में हम गुजारा करने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि विदेश के लोग वर्कर बनना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि अभी आपको पता क्या है, यूरोप में तो पुराने समय में स्पार्टा में मज़दूरों को यानी कि नौकरों को मार करके उनकी हत्या करके जश्न मनाया जाता था, ताकि वर्चस्व की लड़ाई बनी रहे। और वर्चस्व की लड़ाई में वो नौकरों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते थे। और आपको पता ही होगा कि वो ज़्यादातर जो नौकर होंगे वो गरीब होंगे, तो गरीब वर्ग पूरी तरह से धीरे धीरे करके उनका मरता चला गया। तो इस प्रकार से सिचुएशन बन करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सबसे अच्छा है कि मज़दूरों को एक व्यापारी वर्ग के रूप में कन्वर्ट किया जाए, ताकि वो जो दंगा कर रहे हैं उनका एक सॉल्यूशन हो सके। ये जो दंगा कर रहे हैं इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप विश्वास कीजिए कि वो ऐसे छोटे मोटे घरों से नहीं है। वो अगर वो चाहें तो अपना खुद का धंधा पानी खुद का सेटल कर सकते हैं, लेकिन वो सेटल नहीं करते हैं। कारण है हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था है ना, वो हमारी एजुकेशन व्यवस्था कल्पना पर बेस है। तो वो जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता है। वो एक नौकर की तरह वो पूरी ज़िंदगी काटना पसंद करेगा, बजाय वो व्यवसाय के रूप में काटने के। तो ये जो हमारी जो विचारधारा है, इस विचारों को बदलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। शासक वर्ग इस विचार को ही बदल करके दंगे को एक सही योग्य नागरिक के रूप में बदल सकता है, और कोई रास्ता है नहीं। तो मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।